हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर। आपके काफ़ी कमेंट्स आ रही थी, काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है, इसको एक बार समझा दीजिए। तो देखो, आज का जो लेक्चर होगा हमारा, ये हिस्टोरियोग्राफी का फर्स्ट लेक्चर होगा, फर्स्ट पार्ट होगा। वैसे तो हो सकता है कि आज के लेक्चर में हिस्टोरियोग्राफी कंप्लीट हो जाए, लेकिन सेकंड पार्ट आ सकता है इसके ऊपर, क्योंकि थोड़ा डिटेल में आपको समझना होगा। एज ए हिस्ट्री ऑप्शनल स्टूडेंट आपको हिस्टोरियोग्राफी जो है वो पता होनी चाहिए कि क्या होती है। बेसिकली हिस्टोरियोग्राफी होती क्या है, देखो अभी यहाँ से समझते हैं थोड़ा। अभी हिस्टोरियोग्राफी का मतलब होता है हिस्ट्री राइटिंग। सिंपली अगर बोलूँ तो हिस्टोरियोग्राफी मतलब होता है हिस्ट्री राइटिंग। लेकिन अगर थोड़ा हम और एडवांस तरीके से या फिर थोड़ा फॉर्मल तरीके से अगर इसको डिफाइन करें तो हिस्टोरियोग्राफी मतलब कि इट इज़ अ स्कॉलरली एक्टिविटी ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग और राइटिंग हिस्ट्री थ्रू इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, डिबेट एंड डिस्कशन ऑफ अवेलेबल रिकॉर्ड्स, एविडेंसेस, रिसोर्सेज, डेटा एक्सेट्रा। मतलब कि जो आपके पास मतलब कि हिस्टोरियंस के पास जो अवेलेबल रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि डिगिंग करने के बाद, खुदाई करने के बाद जो भी आर्टिफैक्ट वगैरह मिलते होंगे वो रिकॉर्ड्स हो गए, एविडेंसेस हो गए। कोई सोर्सेज होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज, कोई बुक्स होती है, कोई टेक्स्ट होते हैं, कोई इंस्क्रिप्शंस वगैरह होती है। तो ये जितने भी अवेलेबल रिकॉर्ड्स है, एविडेंसेस है, रिसोर्सेज है, डेटा है, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल हो चाहे वो लिटरेरी हो, इसको एनालाइज करना पड़ता है, इसको इंटरप्रेट करना पड़ता है, इसके ऊपर फिर डिबेट एंड डिस्कशन चलता है। उसके बाद फिर जो है हिस्ट्री लिखी जाती है। अभी जो हिस्ट्री लिखी जाती है ना, वो एक पर्सपेक्टिव से या फिर एक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी नहीं जाती है। इसमें अलग अलग लोग होते हैं, वो अपने अलग अलग व्यूज जो है वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि लोगों की सोच अलग होती है, वो अलग। इसमें कुछ पॉलिटिकल एंगल्स जो है वो भी आ जाता है, इसलिए मतलब अभी आ रहा है आजकल पॉलिटिकल एंगल ज़्यादा आ रहा है। और जब हम कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी की बात करते हैं तो उसमें भी पॉलिटिकल एंगल काफ़ी ज़्यादा आता है। तो इसीलिए हिस्टोरियोग्राफी जो है ना, इसके थोड़े एंगल्स या फिर पर्सपेक्टिव, जिसे कि अप्रोच कहा जाता है या फिर स्कूल्स ऑफ थॉट्स कहा जाता है, उसको समझना थोड़ा ज़रूरी है। अभी हिस्ट्री को लिखते वक्त एक बात का वो ध्यान हमें रखना पड़ता है कि कौन सी जो मतलब जो हिस्टोरिकल राइटिंग्स है वो रियल्स है, या फिर मतलब जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे जो मेंशन है किसी टेक्स्ट में, बुक में, वो रियल फैक्ट पे बेसिस है, या वो हिस्टोरिकल इवेंट है, या फिर वो जस्ट मिथ्स है, या फिर अनरियल स्टोरीज है। तो इसको भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो हिस्टोरियोग्राफी यही करता है। हिस्टोरियोग्राफी क्या करता है, हमारे लिए रियल फैक्ट्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स को क्या करता है, सेपरेट करता है फ्रॉम मिथ्स एंड अनरियल स्टोरीज, और हमें रियल हिस्ट्री के बारे में बताने की कोशिश करता है। अभी इसमें जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग अप्रोचेस होते हैं। इंडियन जो हिस्टोरियोग्राफी लिखी गई है वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपके सामने रखने की कोशिश हुई है। इसमें जो मेजर जो अप्रोचेस है ना, मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट्स, मेजर स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, वो है नेशनलिस्टिक स्कूल, जो कि कॉलोनियल या फिर इंपेरियलिस्टिक जो स्कूल्स है इसके रिएक्शन में इमर्ज हुआ था अराउंड 18 तो नहीं बोल सकता, 19 एंड 20 सेंचुरी में नेशनल स्कूल जो है आपको इमर्ज होता है देखने को मिलेगा। क्योंकि कॉलोनियल और इंपेरियलिस्टिक स्कूल जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे इंडियन हिस्ट्री को और इंडियन मतलब सिविलाइजेशन को एक तरीके से। फिर उसके बाद आता है मार्क्सिस्ट स्कूल या फिर सोशलिस्ट स्कूल भी आप नहीं बोल सकते हो, और फिर एक सबाल्टर्न स्कूल जो है वो भी इमर्ज हुआ है पिछले कुछ 3 से 4 दशकों में। तो इन सब सारे स्कूल्स को आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी कुछ मेजर अप्रोचेस है, जैसे कि कम्युनलिस्ट स्कूल जो है वो बाद में डेवलप होता है 20th सेंचुरी में, फेमिनिस्ट स्कूल है, कैम्ब्रिज स्कूल है, लिबरल एंड न्यू लिबरल। तो इन सब के बारे में देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं है। आपके लिए जो 4 मेजर स्कूल इंपॉर्टेंट है वो ये है, कॉलोनियल या फिर इंपेरियलिस्टिक स्कूल, मार्क्सिस्ट, नेशनलिस्ट और सबाल्टर्न। और इनको अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इनका क्या कहना है, इन्होंने किस तरीके से हिस्ट्री लिखी है और कौन कौन से हिस्टोरियंस है जो इन स्कूल से बिलोंग करते हैं। प्रीलिम्स के ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन आने नहीं वाले, मेंस में भी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आने वाले, मतलब क्वेश्चन इसके ऊपर कहीं से आने नहीं वाले, लेकिन आपको हिस्टोरियोग्राफी समझ में आएगा तभी आप हिस्ट्री को समझ सकोगे। क्योंकि हिस्टोरियोग्राफी को आपको ऐड करना पड़ता है आंसर राइटिंग में। हिस्टोरियोग्राफी को ऐड करना मतलब क्या होता है कि आपको जो ऑथर्स है, जो हिस्टोरियंस है, उनके नाम वहाँ पे बताने पड़ते हैं, वही आपको सेपरेट करते हैं जीएस के आंसर्स और ऑप्शनल के आंसर्स में, मतलब वही सेपरेशन होता है, वही एक डिफरेंस होता है। अभी कॉलोनियल या फिर इंपेरियलिस्टिक अप्रोच को सबसे पहले हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी देखो, इसके जो हिस्टोरियंस है आपने नाम सुने होंगे, एल्फस्टन का नाम आपने सुना होगा, विंसेंट स्मिथ का नाम आपने सुना होगा, जेम्स मिल्स का नाम आपने सुना होगा। और ये हिस्टोरियंस काफी ज्यादा आते हैं जब आप बुक्स पढ़ते हो, जैसे उपिंदर सिंह वगैरह हो गए। तो ऐसे स्कॉलरली जब आप बुक्स पढ़ते हो तो इन हिस्टोरियंस का नाम आपको अक्सर सुनने को या फिर पढ़ने को मिलता है। तो इसे हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। अभी जो कॉलोनियलिस्टिक या फिर जो इंपेरियलिस्टिक जो अप्रोच था ना, इनका क्या कहना था, ये क्या सोच रखते थे इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इन्होंने क्या कहा है, इनकी बुक्स जो है इसमें आपको क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, यही हमें अभी देखना है। तो इनकी कुछ कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना,
इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। तो सबसे पहले तो ये जो कॉलोनियल जो हिस्टोरियंस थे या फिर जो इंपीरियलिस्टिक अप्रोच वाले जो लोग थे ना, ये ऐसा मानते थे कि जो ब्रिटिश है जो वेस्टर्न लोग है ना, वो सुपीरियर है देन ईस्टर्न, मतलब इंडियंस या फिर जो ईस्टर्न लोग हैं उनसे ये जो है सुपीरियर है। और इनका ऐसा मानना था कि जो इंडिया है या फिर जो ईस्टर्न जो सोसाइटी है ये स्टैग्नेंट सोसाइटी है। स्टैग्नेंट मतलब कि रुकी हुई सोसाइटी है। यहाँ पे काफी ज्यादा जो है सुपरस्टिशंस है, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे लोग जो है सिविलाइज नहीं है, कास्टिज्म काफी ज्यादा है, और ये लोग रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे लड़ते रहते हैं। तो इनका मानना है एक स्टैग्नेंट सोसाइटी है। अभी ये इनकी सोच होगी। अभी इनको काउंटर करते हुए हम देखेंगे कि नेशनलिस्ट अप्रोच वाले जो लोग हैं किस तरीके से इसका आंसर देते हैं। तो ये एक तरीके से इंडियंस को बोलते थे व्हाइट्स मैन बर्डन, मतलब कि जो अभी वो व्हाइट है, आपको पता है कि वेस्टर्न जो क्लाइमेट है वहाँ के हिसाब से वहाँ के जो लोग हैं वो व्हाइट है। अभी ये उन गधों को समझ में नहीं आया था कि वो व्हाइट क्यों है। और इस बेसिस पे भी आपको वेस्टर्न कंट्रीज में जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है कि कुछ लोग व्हाइट है, कुछ लोग जो है वो श्वेत वर्णीय है। तो रेसिज्म उसे कहा जाता है, जो कि इंडियन सोसाइटी में जैसे कास्टिज्म है वैसे ही वेस्टर्न सोसाइटी में आपको रेसिज्म जो है काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। इवन कास्टिज्म से ज्यादा रेसिज्म है वहां पे। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आती है कि ये बोलते हैं कि इंडियन जो है व्हाइट मैन्स बर्डन है, मतलब कि जो वेस्टर्न लोग है, जो ब्रिटिशर्स है, इनका ये बर्डन है और इनको इन्हें सुधारना है, क्योंकि इंडियंस जो है वो सिविलाइज नहीं थे। आप अगर मेडिवल हिस्ट्री को देखोगे तो अभी ये क्यों बोल रहे हैं इतना, मतलब इनके पास जो इतने थॉट प्रोसेस है, इनकी जो सोच है वो क्यों है, क्योंकि मेडिवल इंडिया जो है ना हमारा, वो काफी ज्यादा एक तरीके से डार्क एज था सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी थी। हमारा जीडीपी जो था वो दुनिया में सबसे ज्यादा था। और अगर आप वर्ल्ड ट्रेड की बात करो तो अराउंड 30-35% जो इंडियन कंट्रीब्यूट करते थे वर्ल्ड ट्रेड में, फॉरेन ट्रेड में। आज हमारा 2% भी नहीं है, लेकिन उस वक्त पे इकोनॉमी काफी प्रॉस्परस थी मुगल एरा के दौरान। लेकिन सोसाइटी काफी बैकवर्ड थी, काफी स्टैग्नेंट, कास्टिज्म था, सती प्रथा थी, काफी अलग अलग तरीके के एविल्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी इसीलिए इन्होंने कहा था हमें स्टैग्नेंट सोसाइटी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इनकी बात एक तरीके से सही भी थी। जो कॉलोनियल या फिर इंपीरियलिस्टिक अप्रोच वाले ना, इनकी सारी की सारी बातें जो गलत नहीं है, कुछ बातें इनकी सही भी थी। जैसे कि ये क्या कहते थे, ये कहते थे कि हम सुपरस्टिशियस है, तो हम सुपरस्टिशियस थे। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में देता हूँ कि आपको मतलब आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ऐसा माना जाता था कि अगर आप समंदर को, मतलब सोसाइटी का ऐसा मानना था कि अगर किसी ने इंडिया को छोड़ दिया और वो दूसरे देश में चला गया तो फिर उसको सोसाइटी से बायकॉट किया जाता था। जैसे कि महात्मा गांधी जब अफ्रीका गए थे तो उनके परिवार वालों को समाज ने बायकॉट किया था। तो इसीलिए जो हमारे सोल्जर्स थे ना वो भी बाहर जाने से कतराते थे, मतलब ब्रिटिश जब उन्हें बाहर लेके जाते थे तो वो नहीं जाते थे। तो ये एक सुपरस्टिशन था ना एक। फिर बारबारिक लोग थे, क्योंकि ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सती प्रथा इन्होंने देखी थी हमारे यहाँ पे। मतलब हस्बैंड के मरने के बाद वाइफ को वहां पे जो फ्यूनरल पायर था उसके ऊपर जलाया जाता, तो इसीलिए इन्होंने हमें बारबारिक कहा था। फिर उसके बाद कास्टिज्म तो है आज भी है। तो कुछ बातें इनकी सही है। फिर रिलीजन के नाम पे हम लड़ते रहते थे, लैंग्वेज के नाम पे हम लड़ते थे, रीजन के नाम पे हम ज्यादा लड़ते थे, राजा महाराजा लड़ते थे, हम नहीं लड़ते थे। 1947 से पहले लोगों में दंगे वगैरह नहीं होते, दंगे आज होते हैं क्योंकि आज पॉलिटिशियन है, तब पॉलिटिशियन नहीं थे। तब सिर्फ राजा महाराजा लड़ते थे, सिर्फ वो रीजन के नाम पे लड़ते थे। रिलीजन और लैंग्वेज के नाम पे कोई झगड़े तब होते नहीं थे 1947 के पहले, अब होते हैं। रीजन के बेस पे वो लड़ते थे, राजा महाराजा लड़ते थे, क्योंकि उन्हें अपनी टेरिटरी वगैरह को सिक्योर करना होता था, तो इसलिए वो लड़ते रहते थे। तो रूलर्स के बारे में ये क्या कहते थे, इंडियन रूलर्स के बारे में, कि ये काफी ऑटोक्रेटिक थे, ल्यूनेटिक थे, पागल थे, ओरिएंटलिस्ट डिस्पॉट इन्हें कहा गया है। जो हमारे रूलर्स है ना, इसे ओरिएंटली डिस्पॉट्स कहा गया है। तो इसलिए कहते हैं कि ये अनसिविलाइज लोग थे इंडियंस, और इनको हमें सिविलाइज करना है, और ये इसलिए व्हाइट मैन बर्डन इन्होंने कहा है। तो फिटेस्ट टू रूल, जो सोशल डार्विनिज्म का नोशन जो है ना, कि ब्रिटिश उसको सुपीरियर बोलते थे और फिटेस्ट टू रूल बोलते थे, क्योंकि हम इसीलिए जो है आपके ऊपर शासन करने आए, क्योंकि हम आपको सुधारने आए। और ये था कॉलोनियल अप्रोच। कॉलोनियल अप्रोच आपने देखा किस तरीके से था, वो इंडियंस के बारे में क्या सोचते थे। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने हिस्ट्री को लिखा है, जज किया है। लेकिन इन्होंने एक गलती कर दी, जो कॉलोनियल अप्रोच थे ना, इनका ड्रॉबैक ये है कि इन्होंने एंशिएंट इंडिया को पढ़ा ही नहीं है। जो एविल्स इन्होंने बताई वो मेडिवल इंडिया के थे। एंशिएंट इंडिया की जो सोसाइटी थी वो काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव थी। पर्टिकुलर अगर हम वैदिक कल्चर को देखें, वैदिक सोसाइटी को देखें, और उसके बाद भी अगर हम मॉडर्न्स को देखें, बुद्धिज्म, जैनिज्म, तो इन्होंने शायद इनके बारे में पढ़ा नहीं है जो कॉलोनियल अप्रोच वाले हैं। हाँ, इन्होंने पढ़ा है, लेकिन ये बताएंगे थोड़ी, क्योंकि इनको क्या करना था, इनको जस्टिफाई करना था खुद का रूल। तो इन्होंने ये जो जितने भी थेरीज दिए ना, ये खुद के रूल को जस्टिफाई करने के लिए दिए कि हम यहाँ पे रूल करने आए, मतलब हम आपका एक्सप्लोरेशन करने नहीं आए, तो हम आपको सिविलाइज करने आए। वो अलग बात है कि वो एक्सप्लोइट करने आए थे। तो इस तरीके से जो है इन्होंने
अपने व्यूज जो है रखे और इस तरीके से उन्होंने आपकी जो हिस्ट्री है या फिर हिस्टोरियोग्राफी जो है कॉलोनियल या फिर इंपरियलिस्टिक अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है। तो जैसे कि अभी मैं बता चुका हूँ कि एंशियंट हिस्ट्री को इन्होंने शायद पढ़ा नहीं था, और पढ़ा भी था तो इन्होंने इग्नोर कर दिया। तो अभी हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर थे ना, वो कोई हिस्टोरियन तो थे नहीं। जो नेशनलिस्ट जो अप्रोच है ना, वहां पे ज्यादातर जो लीडर आपको देखने को मिलेंगे, मतलब जो हिस्टोरियंस है वो हिस्टोरियंस नहीं है, वो लीडर्स थे। नेशनलिस्टिक अप्रोच में कोई हिस्टोरियन नहीं है। वहां पे जितनी भी बुक्स लिखी गई है वो सारे के सारे आपके नेशनल जो लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने लिखी है। जैसे कि महात्मा गांधी हो गया, तिलक हो गया, सुभाष चंद्र बोस। तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपको नेशनलिस्ट अप्रोच से देखने को मिलेगा। वो कोई हिस्टोरियन नहीं थे। वो इसी बात पे क्रिटिसिज्म नेशनलिस्ट अप्रोच का होता है कि नेशनलिस्ट अप्रोच वाले जो लोग थे ना, वो सबसे पहले तो हिस्टोरियन नहीं थे। दूसरा, उन्होंने नेशनलिज्म के नाम पे काफी ज्यादा एग्जैगरेशन किया है, लेकिन उसके भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है। जहाँ पे जैसे कि आपको पता है कॉलोनियल अप्रोच जो है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। जैसे कि उन्होंने एक तरीके से आईना दिखाया था मिडिवल इंडिया में जो चीजें होती थी उसको, और लेकिन उन्होंने थोड़ा ज्यादा ही हमें क्रिटिसाइज कर दिया था। और इसी के रिएक्शन में आपका जो है कॉलोनियल अप्रोच के रिएक्शन में नेशनलिस्टिक अप्रोच जो डेवलप होता है। तो उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं नेशनलिस्टिक अप्रोच क्या था। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो स्कूल है नेशनलिस्टिक अप्रोच, ये एज ए रिएक्शन टू कॉलोनियल राइटिंग जो डेवलप हुआ था। और जितने भी हिस्टोरियंस है ना स्कूल के, वो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड है। वो कोई हिस्टोरियंस नहीं थे, सारे के सारे नेशनल लीडर्स थे। और इसीलिए उनको हिस्टोरियंस कहना यहाँ पे मतलब लोग अवॉइड करते हैं। जो हिस्टोरियंस होते हैं ना, इनको हिस्टोरियन नहीं बोलते, वो सिर्फ नेशनल लीडर थे। उन्होंने सिर्फ इंडिया की इमेज को सुधारने की कोशिश की है। जो इंडिया के जो लोग थे ना, वो एक तरीके से खुद को इंफीरियर महसूस करते थे बिकॉज ऑफ जो कॉलोनियल जो अप्रोच है ना, जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस जो कहते थे उसके वजह से। और फिर उनकी सेल्फ स्टीम, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, वो पूरा डाउन था। और उसको रेज करने के लिए जो नेशनलिस्टिक लीडर है ना, उन्होंने हमारे जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको ग्लोरीफाई किया। ग्लोरीफाई मतलब एक तरीके सच रखा, और कुछ चीजें ग्लोरीफाई भी की है, कुछ चीजें एग्जैगरेट भी की है। तो लेकिन उससे क्या हुआ, ओवरऑल हमारा जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट था इसमें एक बूस्ट आया, और जो कॉन्फिडेंस था लोगों का वो जो डाउन हुआ था बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल अप्रोच, जो कॉलोनियल राइटिंग्स थी उसकी वजह से, वो फिर से अप हो गया। और हमारी जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट है वो काफी अच्छी रही थी। तो ये एक मतलब जो क्रिटिसिज्म होता है वो तो होगा ही, लेकिन एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट जो नेशनलिस्टिक अप्रोच का ये काफी ज्यादा है कि इन्होंने एक सेल्फ स्टीम जो है वो जनरेट की थी, लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड किया था। तो कुछ हिस्टोरियंस है जैसे कि दादा भाई नौरोजी, इन्होंने इकोनॉमिक्स के बेसिस पर क्रिटिसिज्म किया था कि इकोनॉमी का किस तरीके से ड्रेन हो रहा है, मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है वो दादा भाई नौरोजी ने दी थी। फिर एमजी रानडे है, लोकमान्य तिलक है, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, आरजी प्रधान है, आरसी मजूमदार है, और बाकी भी जो नेशनलिस्टिक राइटर्स थे ना, वो सारे के सारे नेशनलिस्टिक लीडर्स थे एक तरह से। अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ आर्गुमेंट दिए नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस ने उनके कंपैरिजन में, किनके कंपैरिजन में, कॉलोनियल अप्रोच के कंपैरिजन में। अभी इसको आपको थोड़ा समझना होगा। देखो, जैसे कि उन्होंने सबसे पहले कहा था कि जो रूलर्स थे ना वो ऑटोक्रेटिक थे, और कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था। वो ये भी कहते थे, जो कॉलोनियल अप्रोच वाले थे, जो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, जो सोसाइटी थी, मतलब जो रूलर्स थे वो डिस्पॉट थे, वो ऑटोक्रेटिक थे। लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको नेशनलिस्टिक अप्रोच वाले देते हैं। जैसे कि मॉडर्न स्टेट का एग्जांपल देते हैं। वो बोलते हैं कि मॉडर्न स्टेट को देखो, मॉडर्न स्टेट के बारे में पढ़ो। यहाँ पे आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगी, मतलब कि प्रॉपर एक राजा जो था ना, वो कोई डिस्पोट नहीं था, उसको एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करती थी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमारे पास थी, तो इंस्टीट्यूशन हमारे पास थे। फिर एडवांस स्पाई सिस्टम थी, आपको पता है मॉडर्न के टाइम पे। टैक्सेशन सिस्टम भी थी, और अशोका द ग्रेट जो रूलर है ना, वो कितना बढ़िया रूलर था ये भी पूरी दुनिया को पता है। तो जो उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था कि इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, रूलर जो थे वो ऑटोक्रेटिक थे। हाँ, कुछ रूलर हो गए ऑटोक्रेटिक, लेकिन सारे के सारे नहीं थे। यहाँ पे कुछ बढ़िया एग्जांपल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। मॉडर्न स्टेट एक बेस्ट एग्जांपल है, और अशोका द ग्रेट भी एक बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद शिवाजी महाराज का एग्जांपल देते हुए कुछ हिस्टोरियन, जैसे कि अष्टप्रधान मंडल था इनका। अष्टप्रधान मंडल मतलब एक तरह की मिनिस्ट्री थी, फिर नेवी उन्होंने डेवलप की थी। शायद ही दुनिया का पहला ऐसा राजा था जिसके पास इतनी डेवलप नेवी थी, और एक लार्ज ऑर्गेनाइज स्टैंडिंग आर्मी थी। तो जो क्रिटिसिज्म होता है कि रूलर जो तो डिस्पोट थे, और शिवाजी महाराज के बारे में काफी ज्यादा चीजें जो है वो फेमस है। आपको पता है कि इनको पीपल्स जो है ना, पीपल्स मतलब लोगों का राजा कहा जाता था, तो काफी जनरस थे। तो ये जो है पॉइंट्स जो है आपको इसके क्रिटिसिज्म, मतलब जो नेशनलिस्टिक लीडर है ना, वो इसके अपोज में, कॉलोनियल अप्रोच के अपोज में यहाँ पे देते हैं। फिर अकबर की पॉलिसी थी, जैसे कि लोग का मतलब हिस्टोरियंस जो थे ना कॉलोनियल अप्रोच वाले, वो कहते थे कि लैंग्वेज के नाम पे लड़ते रहते थे, रीजन के नाम पे। तो अकबर का एग्जांपल वो देते हैं कि अकबर एक मुस्लिम राजा था, फिर भी उसकी जो पॉलिसी थी वो कितनी बढ़िया थी। फिर दहशाला सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम थी, मनसबदारी सिस्टम थी। राजपूत के तरफ उनकी पॉलिसी क्या थी, कितने सेक्युलर पॉलिसी थी। फिर रिलीजियस असेंबलीज उसकी थी, उसने एक नया रिलीजन स्टैब्लिश किया था। तो काफी ज्यादा एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। उसकी वाइफ के लिए उसने उसके मतलब महल में
जो कृष्ण का है वो मंदिर भी बनाया था, हालांकि वो एक मुस्लिम रूलर था। फिर उसके जो ऐसा माना जाता है कि जो उसकी डेथ हुई थी उसके बाद उसको हिंदू रीति रिवाज से दफनाया गया था, मतलब उसका जो अंतिम संस्कार हुआ था। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आर्गुमेंट्स के तौर पे दिए जाते हैं बाय नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस। फिर उसके बाद कौटिल्य की अर्थशास्त्र को पढ़ने की बात करते हैं जो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस होते हैं वो, कि पढ़ो यहाँ पे डिप्लोमेसी क्या होती है आपको पता चलेगी। इंडियंस को भी डिप्लोमेसी पता थी। कल्लाना ने राजतरंगिणी जो है लिखी है, तो हिस्टोरियोग्राफी का नॉलेज भी हमें था। फिर ड्रामाज है कालिदास के, तो कितने बढ़िया है। गुप्ता के टाइम की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी काफी ज्यादा थी। फिर फॉरेनर्स को हमने हमेशा इंक्लूड किया है, तो हम कितने इंक्लूसिव है। वसुधैव कुटुंबकम इस फ्रेज में हम मानते हैं। ग्रीक्स, हुनार, कुशानार, मुगल्स ही आए, हमको इन्होंने, मतलब हमने इनको हमारे रिच कल्चर जो इंडिया का इसमें इंक्लूड कर लिया। हमें लैंड ऑफ पीस भी कहा जाता है, जैसे कि बुद्धिज्म का जन्म यहाँ पे हुआ है, जैनिज्म का जन्म यहाँ पे हुआ, गांधी जी यहाँ पे थे, तो जो कि शांति दूत के तौर पे आप इन्हें देख सकते हो। बुद्धिज्म जो पूरी दुनिया में आज फैला है वो सिर्फ और सिर्फ अशोका के पॉलिसी की वजह से फैला है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि इंडियन जो रूलर्स थे वो डिस्पोट थे। तो ये कुछ पॉइंट जो है वो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन जो देते हैं और काफी बढ़िया पॉइंट देते हैं, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव भी है। नेशनलिस्ट हिस्टोरियन ने ना काफी ज्यादा एग्जैगरेशन कर दिया है और कुछ चीजों को इन्होंने इग्नोर कर दिया, जैसे कि मेल डोमिनेशन हमारे सोसाइटी में था, इसके बारे में नेशनल हिस्टोरियन ने कुछ कहा नहीं। तो एक नेगेटिव पॉइंट है। कास्ट सिस्टम बिल्कुल थी, तो कॉलोनियल अप्रोच वाले जो हिस्टोरियंस थे वो इस बेसिस पे हम क्रिटिसाइज करते थे, जो कि सही था। मेडिवल एरा में सुपरस्टिशन काफी ज्यादा था, जिसके एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ। और एग्जैगरेशन कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा। एंशिएंट हिस्ट्री को ज्यादा ही ग्लोरीफाई कर दिया इन्होंने। फिर रीजनलिज्म आज है हमारे पास, मतलब इन सारी चीजों के, मतलब ये जो है ना, हमने जो जितनी भी अभी पॉजिटिव डिस्कस किया, इस बेसिस पे आज रीजनलिज्म आपको देखने को मिलेगा। कर्नाटक के लोग अलग बोलेंगे, महाराष्ट्र के अलग बोलेंगे, तो अलग अलग रीजन में आपको फिर कम्युनिज्म जो है वो भी डेवलप होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए नेशनलिस्टिक अप्रोच वाले, मतलब जो नेशनलिस्टिक जो हमारा हिस्टोरियोग्राफी उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी देख लेते हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच के बारे में। अभी जो मार्क्सिस्ट अप्रोच वाले थे ना, ये तो सबको क्रिटिसाइज करते हैं, सबको, मतलब कि जो नेशनलिस्टिक अप्रोच है और जो आपका जो कॉलोनियल जो अप्रोच है ना, इन दोनों को ये क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच वाले। अभी मार्क्सिस्ट अप्रोच, सोशलिस्ट भी आप इन्हें बोल सकते हो। इंडिया में जैसे कि आपने बिपिन चंद्रा की बुक आप पढ़ते हो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो ये भी एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है। रोमिला थापर, इरफान हबीब, डीडी कौसम्बी, ये एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर काफी बढ़िया ये लिखते हैं। हमने एंशिएंट हिस्ट्री के जो लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं तो इनका नाम आ रहा है हमारे स्लाइड्स में, हमारे कंटेंट में, हमारे वीडियोज में। तो ये कुछ हिस्टोरियंस है जो मार्क्सिस्ट अप्रोच से बिलोंग करते हैं। लेकिन सबसे जो प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस है, जैसे कि पालमी दत्ता है, रजनी पालमी दत्ता, जिन्होंने इंडिया टुडे लिखी थी, और AR देसाई जो है ना, इन्होंने, इनकी सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है। तो इन्होंने हमारे देश में मार्क्सिस्ट अप्रोच को स्टार्ट किया था। इन्होंने, इन दो हिस्टोरियंस ने, RC पालमी दत्ता की इंडिया टुडे और RC देसाई की सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अभी ये मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है ना, ये क्या है, इनका क्या कहना है। तो मार्क्सिस्ट और सोशलिस्टिक जो हिस्टोरियंस है ना, वो कॉलोनियल हिस्टोरियंस को मतलब क्रिटिसाइज करते हैं। वो ये क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है ना इंडियन सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस में, जैसे कि अपर कास्ट हो गए, लोअर कास्ट हो गए, इलाइट्स हो गए, इनमें जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और इनका कहना है कि जो नेशनल मूवमेंट है ना, ये एक स्ट्रक्चर्ड बुर्जियोसिस मूवमेंट है। स्ट्रक्चर्ड बुर्जियोसिस मूवमेंट मतलब कि जो नेशनल मूवमेंट थी वो लोगों की थी नहीं, वहां पे सारे के सारे आपको इलाइट लीडर देखने को मिलेंगे। जितने भी थे लीडर वो सारे के सारे क्या थे, इलाइट थे। जैसे कि आप देखो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स नेशनल मूवमेंट, नेहरू, गांधी, सारे के सारे वेल ऑफ फैमिली से आते थे। और यहाँ पे वर्कर्स को इग्नोर किया गया है। जो आपको नेशनलिस्टिक अप्रोच वाले लोग जो देखने को मिलेंगे, नेशनलिस्टिक जो हिस्टोरियंस है, उन्होंने वर्कर्स के राइट्स को जो इग्नोर किया है। वर्कर्स उनके हिस्टोरियोग्राफी में कहीं पे है ही नहीं। तो इस तरीके से वो नेशनलिस्टिक अप्रोच को जो है वो एक तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हो। और जो आपके कॉलोनियल अप्रोच है उनको तो टोटली मतलब उसके अगेंस्ट ही है। मार्क्सिज्म का जन्म ही हुआ था अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म या फिर कैपिटलिज्म। तो ये क्या कहते हैं, कॉलोनियल जो पॉलिसीज थी वो कैपिटलिस्टिक थी। कॉलोनियल पॉलिसी की वजह से भारत में जो है वो पॉवर्टी आई है, अनएम्प्लॉयमेंट आई है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट नहीं किया। तो ये इंडिया को क्या करते हैं, मतलब क्रिटिसाइज, मतलब इंडिया को जो इन्होंने किया इंडिया के साथ, उस बेसिस पे आप यहाँ पे मार्क्सिस्ट अप्रोच पर क्रिटिसाइज करते हुए देखने को मिलेंगे कॉलोनियल अप्रोच को। ठीक है, तो जो मार्क्सिस्ट अप्रोच वाले हैं ना, इनके ऊपर काफी मतलब डिस्कशन डिबेट हो सकती है, काफी ज्यादा ये बड़ा टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे मैं इतना ही डिस्कस करूंगा। क्योंकि मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है ना वो हमें वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना है, सेपरेट पढ़ना है हमें। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच हम वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और शायद हो सकता है हमें GS1 में मार्क्सिस्ट अप्रोच के बारे में, मतलब सोशलिस्टिक अप्रोच के बारे में पढ़ना पड़े जब हम मेंस का GS1 डिस्कस करेंगे तब। तो इसलिए ज्यादा मैं यहाँ पे डिस्कस करने नहीं वाला हूँ। मार्क्सिस्ट अप्रोच को हम वर्ल्ड हिस्ट्री में डिस्कस वैसे करने वाले हैं। तो लास्ट देख लेते हैं आपका सबअल्टर्न जो अप्रोच है। अभी सबअल्टर्न अप्रोच वाले जो लोग हैं ना,
सबसे पहले तो इसका मतलब आपको बताना चाहिए सबऑर्डिनेट मतलब होता क्या है। सबऑर्डिनेट मतलब होता है सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट मतलब होता है सबऑर्डिनेट क्लास, मतलब कि जो आपके जो कॉमन लोग हैं ना, उनकी मतलब उनकी राइटिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हिस्ट्री को लिखा गया है। सबऑर्डिनेट का मतलब यही होता है। तो ये जो स्कूल ऑफ थॉट है वो 18 सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, 1980s होना चाहिए था, यहाँ पे 1890s हो गया ना, यहाँ पे होना चाहिए 1980s। तो 1980s में ये डेवलप हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ रंजीत गुहा। रंजीत गुहा ने क्या किया था, कुछ 6 वॉल्यूम पब्लिश किए थे जिसमें उन्होंने काफी कुछ लिखा था सबऑर्डिनेट अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसको नाम दिया गया सबऑर्डिनेट अप्रोच, क्योंकि सबऑर्डिनेट का मतलब होता है आपके सबऑर्डिनेट क्लासेस, कॉमन लोग। तो ये जो अप्रोच है ना, ये कॉमन लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनका ऐसा मानना है कि जब हिस्ट्री को लिखा गया इंडिया के, तो कॉमन लोगों की जो वॉइस है वो बताई नहीं गई, वो इग्नोर की गई बाय एग्जिस्टिंग हिस्टोरियोग्राफी। मतलब जितने भी हिस्टोरियोग्राफी थी, क्योंकि 1980s तक तो सारी हिस्टोरियोग्राफी जो है डेवलप हो चुकी थी, चाहे वो नेशनलिस्टिक हो, इंपीरियलिस्टिक हो, या फिर आपके मार्क्सिस्ट हो, या फिर फेमिनिस्ट हो, कोई भी हो। तो सबऑर्डिनेट अप्रोच कहते हैं कि सबने इनको इग्नोर किया, कि इनको कॉमन लोगों का, तो ये सबको जो है क्रिटिसाइज करते हैं। स्पेशली इनको कहते हैं कि इलाइट बायस वाले लोग थे, ये जो नेशनलिस्टिक थे, जो कॉलोनियल थे, और जो आपके जो मार्क्सिस्ट थे ना, मार्क्सिस्ट तो ठीक है, वो कॉमन लोगों की बात करता है, लेकिन वो वर्कर्स की बात करता है, वो कॉमन लोगों की बात नहीं करता, सिर्फ वर्कर्स की बात करता है, वो कैपिटलिज्म के वो अगेंस्ट है। तो सबऑर्डिनेट अप्रोच को भी हम समझेंगे थोड़ा। देखो हुआ क्या कि इनका क्या कहना था कि आम लोगों को हिस्ट्री में क्या किया गया, इग्नोर किया। आम लोग मतलब कि पीजेंट हो गए, ट्राइबल्स हो गए, वुमेन हो गए, मिडिल क्लास हो गए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास था फ्रीडम स्ट्रगल में, इनको सबऑर्डिनेट अप्रोच कहते हैं कि इग्नोर कर दिया गया हिस्ट्री के राइटिंग में। फिर ये लीडर्स को क्रिटिसाइज करते हैं, हमारे नेशनल लीडर्स को इलाइट्स कहते हैं कि ये जो सारी मूवमेंट है वो इलाइट मूवमेंट थी। और सबऑर्डिनेट अप्रोच वाले यहाँ तक कह देते हैं कि जो पावर ट्रांसफर हुआ है 1947 में, आजादी जो हमें मिली थी ना, वो एक तरीके से जो ब्रिटिश जो कैपिटलिस्टिक लोग थे, या फिर जो ब्रिटिश इलाइट लोग थे, उन्होंने एक तरीके से इंडियन जो इलाइट थे, इंडियन जो बर्गियर्स थे, उनमें उनके हाथ में सत्ता दे दी, और कॉमन लोगों को इसमें कुछ मिला ही नहीं। ये यहाँ तक कह देते सबऑर्डिनेट अप्रोच वाले लोग। फिर ये कहते हैं कि आपके जो इलाइट और बर्गियर्स क्लास थे वही डोमिनेट करते थे हिस्टोरियोग्राफी में, चाहे आप किसी भी तरीके की हिस्ट्री मतलब हिस्टोरियोग्राफी ले लो, चाहे वो नेशनलिस्टिक हो, सोशलिस्टिक हो। उसके बाद इनका क्रिटिसिज्म क्या होता है सबऑर्डिनेट अप्रोच वालों का, कि ये काफी वायलेंट हो जाते थे। जैसे कि ये देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे आपको पता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपने सुना होगा, पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने रोक दिया था। क्यों रोक दिया था? क्योंकि चौरी चौरी जो इंसिडेंट है ना, वहाँ पे काफी ज्यादा वायलेंस हुआ था। तो सबऑर्डिनेट अप्रोच वाले लोग जो है ना, वो ये कहते हैं कि गांधी जी ने वो इसलिए नहीं रोका था क्योंकि वहाँ पे एक तरीके से वायलेंस हुआ था, बल्कि गांधी जी ने इसलिए रोका था क्योंकि गांधी जी को अपनी पकड़ जो है नेशनल मूवमेंट के ऊपर या फिर लोगों के ऊपर छुट्टी हुई दिख रही थी, और इसीलिए उनको डर लग रहा था कि कई लोग जो है वो मतलब खुद ही लीडर न बन जाए, और इसीलिए गांधी जी ने उस मूवमेंट को रोका था। हिंसा एक कारण नहीं था, ऐसा सबऑर्डिनेट अप्रोच वाले लोगों का कहना है। क्योंकि लोग जो है ना, वो अभी सबऑर्डिनेट अप्रोच वाले जो लोग थे, वो वायलेंट तरीकों का इस्तेमाल करके खुद को यहाँ पे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। और स्पॉन्टेनियस ये सबऑर्डिनेट अप्रोच का जो पॉइंट है ना, मतलब जो मूवमेंट थी वो स्पॉन्टेनियस थी। तो ये इसका क्रिटिसिज्म होता है कि ये वायलेंट है और स्पॉन्टेनियस थे। और बस सबऑर्डिनेट अप्रोच में इतना ही है। तो ये 4 हिस्टोग्राफी हमने डिस्कस की है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो बाकी जो हिस्टोग्राफी जो बची है, जैसे कम्युनलिस्टिक हो गया, फेमिनिस्ट हो गया, ठीक है, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। होप आपको हिस्टोग्राफी समझ में आया होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है ना हिस्टोग्राफी में और कुछ है ही नहीं डिटेल में। यही बहुत है। हमें थोड़ा बेसिक जो पता होना चाहिए, मैंने आपको बहुत कुछ जो है बता दिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जहाँ पे हम बचा हुआ जो टॉपिक्स है, 4 टॉपिक्स, 4 हिस्टोग्राफी, उसको देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो हिस्टोग्राफी है वो 2 लेक्चर में यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन।